यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 18 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे न्यूरो टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यूनेस्को ने हाल ही में इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या होती है, न्यूरो डेटा क्या होता है, फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और न्यूरालिंक ने इसके लिए एक N1 चिप बनाई है। और साथ में ब्रेन इनिशिएटिव जो यूएसए गवर्नमेंट ने चला रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो लोअर जुडिशरी है, निचली न्यायपालिका है, उसमें जो केस मुकदमेबाजी काफ़ी बढ़ रही है और लंबित मामले, उसके बारे में एक अनदर एस्पेक्ट में बात करेंगे, जिसकी बात अक्सर नहीं होती है। साथ ही जो पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन है, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, आज भी कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। और साथ ही दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो ग्रैप है वो फेल हो रहा है। और साथ ही ट्रेड डेफिसिट रिसेंटली हमारा बढ़ा है, उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। अब सबसे पहले यूनेस्को की न्यूरा टेक्नोलॉजी के उपयोग हेतु दिशा निर्देश। ये पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर राइट्स में कवर होगा, क्योंकि अब न्यूरो राइट्स की बात होने लगी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूरो डेटा और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के साथ बीसीआई के साथ कवर अप होगा। और जीएस 4 के अंदर इथिकल कंसर्न, कोई भी आपके दिमाग में केबल लगा के आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब जान सकता है, तो इसे इथिकल कंसर्न भी रेज होता है। चर्चा में क्यों रहा है? यूनेस्को ने न्यूरो टेक्नोलॉजी की नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक ढांचा जारी किया है। अब पहले देखेंगे यूनेस्को क्या है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। 16 नवंबर 1945 को इसका गठन लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर है। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, यानी संस्थापक सदस्य है। और यूनेस्को का जो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय है, यानी जो साउथ एशिया का रीजनल ऑफिस है, वो दिल्ली के अंदर है। और जो ये रीजनल ऑफिस है वो 6 देशों का के लिए काम करता है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव, श्रीलंका। ये 6 देश हैं, इनको ग्रुप में आप याद रख सकते हैं। कार्य क्या करता है ये शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार, इन सब के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का काम करता है। अब बात करेंगे न्यूरो टेक्नोलॉजी तो क्या होती है और न्यूरो डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले न्यूरो टेक्नोलॉजी एक तकनीक है जो मानव के मस्तिष्क के तंत्र, यानी जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, उससे एक्सेस, यानी इस तकनीक के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के न्यूरल सिस्टम तक पहुंच स्थापित की जाती है। और उसके बाद आकलन किया जाता है, उसे प्रभावित किया जाता है, यानी हमारा जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र है, उसकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। और वो उपकरणों के द्वारा होगा। तो उसमें जो उपकरण और प्रक्रियाएं हैं, उनके माध्यम से जो हमारे मस्तिष्क की गतिविधि को नियंत्रित और प्रभावित किया जाएगा, उसी को न्यूरो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और तंत्रिका तंत्र से जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे उत्तेजित भी कर सकते हैं। यानी एक तरह से हमारे दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाएगा और उसके माध्यम से उसको नियंत्रित किया जाएगा, उसको प्रभावित किया जाएगा, उससे जानकारी प्राप्त की जाएगी और उसे उत्तेजित भी किया जा सकता है। और इसका उपयोग रिसर्च से लेकर चिकित्सकीय अनुप्रयोग तक हो सकता है। और न्यूरो टेक्नोलॉजी है, ये न्यूरो साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग और एआई के सहयोग से एक मिश्रित टेक्नोलॉजी है। एग्जाम्पल इसका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी कि सिंपल सी बात है, जो मानव का ब्रेन है उसको कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। अब बात करेंगे न्यूरो डाटा। तो न्यूरो डाटा क्या होता है? तो हमारे जो मानव मस्तिष्क है और जो तंत्रिका तंत्र है, उसको एक्सेस करके जो उससे डेटा एकत्रित किया जाता है, उसी को न्यूरो डेटा कहा जाता है। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है? तो एक ऐसी प्रणाली है जो मस्तिष्क को बाहरी उपकरण जैसे कंप्यूटर या रोबोटिक अंग के बीच सीधा संचार स्थापित करती है और मस्तिष्क की जो विद्युत गतिविधि है, उसको पढ़कर उसे कमांड में बदलती है, जिससे व्यक्ति केवल सोचकर किसी डिवाइस को नियंत्रित कर सकता है या पर्यावरण से बातचीत कर सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी अटैक। ये अटैक मूवी है, जॉन अब्राहम की मूवी है और ये लगभग 2022-23 में आई थी। ये अटैक मूवी देखोगे तो उसमें जो एक्टर है जॉन अब्राहम, जो उसमें मुख्य किरदार है, वो पूरा उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। लेकिन उनमें एक उनके मस्तिष्क में एक चिप स्थापित की जाती है। फिर उस चिप के माध्यम से वो
पूरा मूवमेंट कर पाते हैं। तो यानी एक आदमी जिसका हाथ पैरालाइज़ हो गया है, तो हो सकता है उसके हाथ में एक रोबोटिक आर्म या रोबोटिक अंग स्थापित कर दिया जाए और मस्तिष्क में एक चिप लगा दी जाए और वो चिप होगी, वो हाथ में जो रोबोटिक अंग होगा, उससे कनेक्ट रहेगी और जैसे आप मस्तिष्क में इनपुट दोगे कि हाथ को ऊपर उठाना है, तो वो रोबोटिक आर्म है, उस हाथ को ऊपर उठाएगी। तो इसी तरह से ये जो मेडिकल साइंस है, इसमें इसके काफ़ी सारे पॉज़िटिव एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब बात करें न्यूरालिंक की, तो न्यूरालिंक क्या है? अब हमने यहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी की बात की कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने पे कोई काम कर रहा है, तो हाँ, जो एलन मस्क है, उनकी कंपनी है न्यूरालिंक, उसने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफ़ेस के लिए एक चिप बनाई थी और न्यूरालिंक है, वो मुख्य रूप से काम ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफ़ेस पे काम करती है और न्यूरालिंक का लक्ष्य ऐसे प्रत्यारोपण योग्य उपकरण बनाना है, यानी ऐसे उपकरण बनाने जो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, उससे पीड़ित लोगों की मदद कर सकें। अंततः मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित कर सकें। तो मुख्य रूप से जो लोग चल नहीं पाते, जो लोग देख नहीं पाते, उन सब के जिनको मुख्य रूप से जो न्यूरॉन डिज़ीज़ होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होते हैं, उसके समाधान इसके माध्यम से करने का इसका लक्ष्य है। और न्यूरालिंक ने एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफ़ेस चिप भी बनाई है, जिसका नाम है N1 चिप। जिसको पूरा नाम न्यूरालिंक N1 चिप के नाम से जाना जाता है। तो N1 चिप क्या है? ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफ़ेस चिप है, जो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बनाई है। क्या इस पर अमेरिकी सरकार काम कर रही है? तो बिल्कुल। जो यूएसए की गवर्नमेंट है, उसने एक ब्रेन इनिशिएटिव शुरू किया था और ये 2013 में शुरू किया गया था। इसको प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि नवीन तकनीकों के विकास और अनुप्रयोग का समर्थन करना है, जो मस्तिष्क के कार्य की गतिशील समझ विकसित कर सके। तो ये भी जो ब्रेन के बारे में स्टडीज़ हैं, जो अध्ययन है, उसको प्रोत्साहित करती है। अब न्यूरो डेटा, यानी जो हमारे दिमाग का डेटा एकत्रित किया जाता है बीसीआई के द्वारा, तो उसका खतरा क्या है? पहला गोपनीयता, प्राइवेसी का, क्योंकि ये अगर लोगों के दिमाग का डेटा डिकोड कर लिया जाए, तो ये एक तो उनकी प्राइवेसी का हनन होगा। दूसरा, गलत इस्तेमाल। इसका उपयोग राजनीतिक मार्केटिंग है या लोगों के विचारों को प्रभावित करने, यानी पर्सुएशन, या किसी विशेष संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है। साथ ही व्यावसायिक दुरुपयोग, जैसे बीमा कंपनियां हैं, वो प्रीमियम तय करने के लिए या कंपनियां नौकरी देने के लिए पहले उम्मीदवार के स्ट्रेस या उसके छिपे हुए गुण को जांचने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और इन्हीं सब चिंताओं के कारण इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता है, जो यूनेस्को ने जारी किए हैं। अब यूनेस्को के दिशा निर्देश क्या है? पहला मूल सिद्धांत यह है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी का विकास है, वो मानवीय गरिमा, मानव अधिकार और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए, यानी इनमें से किसी पर भी कोई आँच नहीं आए। साथ ही जो धोखाधड़ी पर रोक, यानी किसी भी तरह के हेरफेर यानी मैनिपुलेशन या धोखे से के लिए ब्रेन डेटा का इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध हो। साथ ही कंसेंट, यानी जो स्वायत्ता है और फ्री विल है, उसका सम्मान हो और यूज़र की स्पष्ट सहमति अनिवार्य हो। बिना कंसेंट के ये डेटा नहीं लिया जाना चाहिए मस्तिष्क से। साथ ही विशेष सुरक्षा, बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनके जैसे जो संवेदनशील ग्रुप है, यानी वल्नरेबल सेक्शन है, सुभेद्य वर्ग है, उनके लिए विशेष सुरक्षा उपाय होने चाहिए। अब जो न्यूरो राइट्स है, यानी जो मस्तिष्क से रिलेटेड डेटा है, उनसे रिलेटेड जो अधिकार हैं, उनकी क्या स्थिति है ग्लोबली? तो जो मानसिक मानसिक गोपनीयता है, उसको एक अधिकार के रूप में देखा जा रहा है हाल के दिनों में। अब देख लो प्राइवेसी कहाँ तक पहुँच गई है। मेंटल प्राइवेसी भी एक टाइप ऑफ प्राइवेसी है और चिली विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान में मेंटल इंटीग्रिटी यानी मानसिक अखंडता की सुरक्षा को शामिल किया है। वही जो अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया है, उसने एक कानून बनाया था कि वो लोगों के ब्रेन डेटा को कंपनियों द्वारा दुरुपयोग करने से रोके। साथ ही ओईसीडी ओईसीडी एक संगठन है जो ये विकसित और जो पश्चिमी देश है उनका संगठन है। इसने कुछ गाइडलाइंस दी थी 2019 में और वो थी न्यूरो टेक्नोलॉजी उद्यमों में जिम्मेदार नवाचार, यानी रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन न्यूरो टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस। ये क्वेश्चन टाइप भी बन सकता है और इस सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित किए थे जिसमें जिम्मेदार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से नवीन तकनीकों का जिम्मेदार विकास यानी रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट इन जिम्मेदार उपयोग यानी रेस्पॉन्सिबल यूज पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब आगे की राह क्या हो सकती है? एक तो रिसर्च है वो क्या हो, जिम्मेदार हो, यानी रेस्पॉन्सिबल रिसर्च हो, इनोवेशन हो, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन है वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। साथ ही ओपन साइंस की वकालत की गई है। अब यूनेस्को ने ओपन साइंस मॉडल की बात की गई है, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी होती है, यानी जो डेटा और तकनीक है वो सभी के लिए उपलब्ध हो, लेकिन कुछ कंपनियों का मोनोपोली इसमें नहीं रहे। पर इसके साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है या जो पेटेंट है, वो इसके साथ जुड़ जाते हैं और साथ ही एक संघर्ष की स्थिति भी बन सकती है।
और निजी क्षेत्र की भूमिका कि निजी कंपनियों को नैतिक बोर्ड, एथिक्स बाय डिजाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे की राह क्या है कि जो न्यूरो टेक्नोलॉजी है उसका विकास केवल मुनाफे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि नैतिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, ताकि ब्रेन डेटा एक कमोडिटी के रूप में बिकने वाली वस्तु नहीं बन जाए। अब बात करें निचली न्यायपालिका में मुकदमेबाजी, लंबित मामले और गतिरोध। पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर जुडिशरी में कवर अप होगा ही। अब भारत में क्या है, जुडिशरी वो इंटीग्रेटेड है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो जो हमारा जो संघीय ढांचा है उसका अभिन्न अंग है, हिस्सा है। और एकीकृत है, ये एक तरह से एकात्मक गुण है, लेकिन ये भारतीय संविधान में है। एकीकृत का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में जुडिशरी है वो सेपरेट नहीं है। जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है और देन लोअर कोर्ट्स हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो देखा जाए तो लोअर कोर्ट के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये पूरी एकीकृत न्यायपालिका है। जैसे अमेरिका जैसे राज्यों में वहाँ क्या होती है, वहाँ दोहरी न्यायपालिका होती है। राज्यों का सुप्रीम कोर्ट अलग होता है और केंद्र का सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। तो भारत में प्रावधान क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय, उसके अनुच्छेद 124 से 147 तक है और इस संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। और हाई कोर्ट है, ये संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख है और ये अनुच्छेद 214 से 232 है। जबकि जो लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, इनका उल्लेख भी भाग 6 में है, अनुच्छेद 233 से 237 तक। अब देखा जाए तो जो ऊपर के दो न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको संवैधानिक न्यायालय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को। क्यों? क्योंकि ये जो संविधान है उसका निर्वचन करने की शक्ति है इनके पास, यानी उनका इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास, इसलिए इनको संवैधानिक न्यायालय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो न्यायपालिका है उसे निचली न्यायपालिका यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। और आज का जो टॉपिक मुख्य रूप से ये जो लोअर कोर्ट्स है इनसे जुड़ा हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय इनसे जुड़ा हुआ है। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है उसके अनुसार जो लोअर कोर्ट जिला डिस्ट्रिक्ट पे जो अदालत है उनमें लगभग 4.70, याद रखेगा, लगभग 4.5 करोड़ मामले लंबित हैं। और जो सीजीआई की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ है उसका ये कहना है कि जो अधीनस्थ न्यायिक सेवा में जो गतिरोध है उसकी भावना है, उस वजह से क्या हो रहा है कि लंबे समय से जो मुकदमेबाजी और लंबित मामलों की भारी संख्या है वो हुई है। मतलब कि जो गतिरोध है उसी वजह से मुकदमेबाजी और लंबित मामले बढ़ रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में लिंक किया है। और साथ ये भी कहा है कि जजों के पास बुनियादी ज्ञान की कमी है, इसलिए दिल्ली में जजों को परीक्षण लेने के लिए भी कहा गया है। अब कारण क्या है इसके? प्रशासनिक बोझ, क्योंकि जज अपना सुबह का महत्वपूर्ण समय होता है, लगभग दोपहर तक वो नाम पुकारने के लिए, समन जारी करने और वकालतनामा स्वीकार करने जैसे जो क्लिनिकल काम है उसमें बिता देते हैं और इससे जो मुकदमों की सुनवाई के लिए टाइम कम बचता है। अब समाधान यहाँ पे ये बताया गया है कि जूनियर न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति करना चाहिए। ये जो प्रशासकीय और लिपिक कार्य है वो उनको दे दिया जाना चाहिए और वो पूरे दिन का डेटा वेबसाइट पे डाल दे, ताकि जो मेन जज है वो मुकदमे की सीधी सुनवाई कर सके। साथ ही जजों की गुणवत्ता और भर्ती, क्योंकि अनुभव की कमी, पहले क्या होता था कि 10 साल के अनुभव वाले वकीलों को ही जज बनाया जाता था। अब इसका समाधान क्या है कि क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली है कहीं या उनके पास एक एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए उनको हाई कोर्ट के बैच के साथ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उनकी क्वालिटी थोड़ी इन्हांस हो। और साथ ही कानून में खामियां हैं वो देरी का कारण है। कानून में खामियां कैसे? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे वाणिज्य न्यायालय अधिनियम है, इसमें मुकदमा दायर करने से पहले मीडिएशन अनिवार्य बनाता है, लेकिन जो पक्षकार होते हैं वो पहले ही नोटिस भेज देते हैं और ये जो मीडिएशन एक औपचारिकता बन गया है, ये देरी का कारण है। दूसरा, तलाक कानून, इसमें कूलिंग पीरियड है। आपसी सहमति से जो तलाक होते हैं उसमें भी 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि झूठे घोषणा पत्र दिए जाते हैं ताकि वो इस कूलिंग पीरियड से बच सकें, क्योंकि दोनों पक्ष अलग होना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जबरदस्ती का इंतजार है वो लंबित मामलों को बढ़ाता है। साथ ही जो रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एक्ट है, तो वो स्पष्ट नहीं है और बिना लिखित एग्रीमेंट के जो मामले होते हैं वो रेंट कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन को लेकर भी भ्रम की स्थिति है, इस वजह से भी लंबित होती है। और साथ ही कुछ पुराने प्रक्रियात्मक कानून है, जैसे पुराने प्रक्रियात्मक कानून जैसे सीपीसी, तो जो प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री पारित होती है वो अलग अलग होती है। क्यों ना इसको स्वचालित कर दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए। तो निष्कर्ष क्या है कि पुराने कानूनों को हटाना और जजों को क्लर्क के रूप में काम करने से रोकना ही पेंडेंसी को कम करने का असली उपाय है। लेकिन कुछ उपाय और भी हैं, जैसे नियुक्तियां नहीं होती है, पद खाली पड़े रहते हैं, अवसंरचना का अभाव है और विभिन्न कानूनों में एक ही न्यायालय को अलग अलग कार्यों को सौंप देना। जैसे क्या होता है कि कई बार प्रावधान होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एनआईए एक्ट है,
उसके अंतर्गत उसको एक स्पेशल कोर्ट का दर्जा भी दे दिया जाता है। तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है अलग-अलग। कभी-कभी उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में भी काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अलग-अलग कानूनों में अलग-अलग कार्य सौंप दिए जाते हैं, तो न्यायालय की बहुभूमिका हो जाती है, इससे भी मामलों में देरी होती है। अब पाकिस्तान में जो 27वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। हमने कल डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स और हैं। तो चर्चा में क्यों? वही है कि जो पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन हुआ है और जो पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनको अभूतपूर्व शक्ति मिली है और पाकिस्तान में जो सेना की सुप्रीमेसी है, उसको फॉर्मल बना दिया गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से। अब वो देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बन गए सेना प्रमुख, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला है, यानी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। और ऐतिहासिक संदर्भ देखा जाए तो भारत में 1947 से अब तक 33 साल से अधिक समय तक पाकिस्तान सीधा मिलिट्री रूल, जैसे अयूब खान हो, जिया उल हक हो या परवेज मुशर्रफ हो, उनके काल में रहा है। और वहीं जो शहबाज शरीफ सरकार है वर्तमान की, वो एक हाइब्रिड शासन, जहाँ पे सेना भी है और नेता भी है, दोनों शासन कर रहे हैं। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अब शासन किसके पास है? सेना के पास है। एक तरह का इसे अप्रत्यक्ष तख्तापलट भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर असली सत्ता सेना के हाथ में, और इस संशोधन ने उसे कानूनी रूप दे दिया है। और सैन्य कमान में बड़ा बदलाव हुआ है। पहला क्या? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, एक सीडीएफ नाम का नया पद है, तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का ऊपर होगा, और जिसका प्रमुख आर्मी चीफ होगा वही संभालेंगे। अब फील्ड मार्शल, जो जनरल आसिफ मुनीर है, उनको फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब अयूब खान के बाद पाकिस्तान के दूसरे 5 स्टार जनरल हैं। साथ ही परमाणु कमान, यानी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, उसमें कमांडर का नया पद सृजित किया गया है, जो परमाणु हथियारों की देखरेख करेगा। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो सेना प्रमुख की सिफारिश पर प्रधानमंत्री करेंगे। तो देख लो सेना प्रमुख कितना अहम हो गया है। और साथ ही ऐसे में शक्ति और सुरक्षा, अब उनको आजीवन छूट है। अगर 5 स्टार अधिकारी है, तो उनको राष्ट्रपति, उनको एक तो, और राष्ट्रपति को किसी भी आपराधिक कार्यवाही के लिए आजीवन छूट मिली है। दूसरा महा कार्यकाल, यानी 5 स्टार अधिकारी ताउम्र वर्दी में रहेंगे और केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, जो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये जो राष्ट्रपति को आपराधिक कार्यवाही से आजीवन छूट मिली, ये तो थोड़ा अच्छा ही है, क्योंकि पाकिस्तान में कई बार देखा गया है कि जो जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे अभी बांग्लादेश में भी देख रहे हैं कि शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो उसी तरह से पाकिस्तान में भी जो भुट्टो थे, उनको भी फांसी पे लटका दिया गया था। तो ये जो राजनीतिक हत्याएँ होती हैं, अ, इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। अगर आप राजनीतिक हत्याएँ करोगे, अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनके आप बहुत खिलाफ आप बहुत कठोर कार्रवाई करोगे। तो भविष्य में हो सकता है जब सत्ता में परिवर्तन होगा, तो आपके खिलाफ भी ऐसी कठोर कार्रवाई हो सकती है। और देखा जाए तो भारत इस मामले में बहुत यूनिक है। हमारे यहाँ पे एक म्यूचुअल सम्मान, रिस्पेक्ट बनी रहती है। क्योंकि बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी, उन्होंने जो खालिदा जिया थी, उनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग रुख अपनाया था, उनको जेल में डाल के रखा था। तो बाद में जब पीपल सेंट्रिक अप्रोच बदली, जनता के अंदर जो जनमानस में बदलाव आया, तो लोग सब शेख हसीना के खिलाफ खड़े हो गए, उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तो ये कुछ होते हैं कि जो जो लीडर्स होते हैं, जो सिंबॉलिक होते हैं, वो गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन उनको फांसी देना या उनको मार देना, वो एक विकल्प खत्म करता है लोकतंत्रों में। तो ये तो एक अच्छा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति को आजीवन कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, लेकिन जो ये अधिकारियों को ऐसी छूट मिली है, ये काफ़ी चिंताजनक है। साथ ही न्यायपालिका पर प्रहार है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, वो अब संविधान की व्याख्या नहीं कर पाएगी, उसका अधिकार छीन लिया गया है। इसके लिए नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी और उसके जजों की नियुक्ति सरकार करेगी। तो अब देख सकते हैं कि जो एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, वो भी नहीं रहेगी। तो डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? लोगों के जो हित हैं, उनकी बात कौन करेगा? अब साथ ही राजनीतिक स्थिति और चुनौतियाँ देखा जाए तो विपक्ष खत्म है। इमरान खान 2 साल से जेल में, जो विपक्ष के नेता है, और वर्तमान सरकार जो शहबाज शरीफ है, वो पूरी तरह सेना के इशारे पर काम कर रहे हैं। और जो शहबाज शरीफ के भाई हैं, नवाज शरीफ, जो लंबे समय तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, इन पर भी शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत सारे आरोप थे। तो ये लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे थे, और जब भाई प्रधानमंत्री बने, तो ये सारे कानून वगैरह, उन पे जो आरोप थे, वो हटा लिए गए। अब वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये बड़ी एक तरह की जो कार्यवाही होती है, वो बदले लेने वाली कार्यवाही चलती है वहाँ पे, और खराब हालात है। सत्ता परिवर्तन ऐसे समय है जब पाकिस्तान में कई संकट है। पहला, जो कबीलाई क्षेत्र में उग्रवाद है। पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, वहाँ पे जो टीटीपी है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो लगातार हमले कर रहा है। इसके साथ भारत और अफ़गानिस्तान के साथ भी संबंध खराब है पाकिस्तान के, और साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो भी डिस्ट्रेस से गुजर रही है, चरमरा रही है।
और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जो सैन्य तानाशाह है उनका उदय अक्सर पतन के साथ ही होता है, खत्म होता है। मतलब पाकिस्तान में जो भी सैन्य तानाशाह हैं वो पतन होता है उनका। और ये जनरल मुनीर है उनको भी बैकफायर कर सकता है, क्योंकि देश में समस्याएं बहुत गंभीर हैं और जब जनता के सेंटिमेंट्स अगर अगेंस्ट हो जाएंगे तो फिर कितने भी बड़े जनरल हो उनको सत्ता छोड़नी पड़ी है। अब बात करेंगे सूचना जरूरी सेगमेंट में। सबसे पहले दिल्ली वायु प्रदूषण की। तो आपने एक न्यूज़ सुनी होगी या फिर रील्स वगैरह में देखा होगा, कहीं पे ये बहुत चल रहा है अभी, कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो मुख्य रूप से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI है उसको मापने वाले जहाँ पे सिस्टम्स लगे हैं उन सिस्टम्स के आसपास पानी का छिड़काव कर रही है, ताकि जो AQI के डेटा है वो थोड़े परफेक्ट रहे। तो ये तो एक नॉर्मल न्यूज़ थी कि दिल्ली में प्रदूषण को कैसे आंकड़ों के साथ फेरबदल किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो बारहमासी नदियां ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो दिल्ली वायु प्रदूषण का समाधान नहीं है। एक्चुअली वायु गुणवत्ता की गिरावट से निपटने के लिए एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की जरूरत है। और हुआ क्या था कि ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, पहले इसको पढ़ते ताकि हम इस न्यूज को समझ पाए। तो ग्रैप है, ग्रैप को लागू कौन करता है? तो इसको करता है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, और ये एक वैधानिक निकाय है, ये अधिनियम से बना है। और इससे पहले ईपीसीए के पास ये काम था। ईपीसीए था वो एक न्यायिक निर्णय के बाद बना था 1998 में, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद। पहले ईपीसीए ग्रैप को लागू करता था, अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग इसको ग्रैप को लागू करता है। ये स्टेचुरी बॉडी है। तो ये ग्रैप है क्या? ये क्या करता है कि जब AQI में गंभीरता, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना गंभीर होता जाता है उसी हिसाब से कुछ मेजर्समेंट लिए जाते हैं। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में ये निर्माण पर प्रतिबंध लगा देते हैं, वाहनों पर प्रतिबंध लगा देते हैं, स्कूल और कार्यालय में कुछ उपाय किए जाते हैं, ये सारे विशिष्ट कार्य शामिल होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि आप 12 महीने ये ग्रेप थोड़ी लागू कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि आप बार बार अगर निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाओगे तो जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी आजीविका पर असर होगा। और इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर मुख्य रूप से अभी चल ही रहा है कि हमने 2-3 दिन पहले बात की थी कि स्पेयर ऑफ साउथ, ये अमेरिका ऑपरेशन चला रहा है कहाँ पे? नार्को टेररिज्म के लिए, यानी जो ड्रग्स की तस्करी वगैरह करते हैं लैटिन अमेरिका में। लेकिन अब इस ऑपरेशन का विस्तार है वो मादुरो, यानी कार्टेल प्रमुख मादुरो, किसको बोला गया है? जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको। तो एक तरह से अमेरिका जो भी ये कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकता है कहाँ पे? वेनेजुएला में। बात करें ताइवान की, तो ताइवान कहाँ पर है? ताइवान एक द्वीपीय देश है, लेकिन इसको एक राष्ट्र नहीं माना जाता, क्योंकि चीन की एक पॉलिसी है, वन चाइना नीति, एक चीन नीति। उसके तहत कोई व्यक्ति संप्रभु रूप से चीन और ताइवान के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। आप इसलिए भारत और अमेरिका है, सभी देशों ने चीन के साथ राजनयिक और संप्रभु संबंध है, ताइवान के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध है, लेकिन संप्रभु संबंध ताइवान के साथ भारत के नहीं है। तो ताइवान, अगर आप रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो ताइवान है, और पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो चीन है। और ये ताइवान है, ये लोकतांत्रिक है, तांत्रिक है। और ये जब चीन में क्रांति हुई थी उसके बाद जो राष्ट्रवादी थे और ये अमेरिका के समर्थन से यहाँ पे जो चांग काई शेक थे, वो उन्होंने यहाँ पे जो ताइवान था इसको फार्मोसा द्वीप भी कहते थे पहले, फार्मोसा द्वीप। तो यहाँ पे राष्ट्रवादी सरकार बनी थी चीनी, और पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, या जो माओ से तुंग थे, माओ, यहाँ पे यूएसएसआर यानी रसिया के सपोर्ट से ये सरकार बनी थी। माओ से तुंग की कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, और कम्युनिस्ट सरकार बनी थी और इसको रूस ने सपोर्ट किया था। वर्तमान में जो चीन है वो ये चीन है, मिलके हम जी चीन की बात करते हैं, और ताइवान है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना और उनके सहयोगियों को 2024 के जो युवाओं पर कार्रवाई की थी उसके लिए मौत की सज़ा सुनाई गई है, और शेख हसीना ने वर्तमान में भारत में शरण ले रखी है। अब व्यापार घाटा, तो ये क्या होता है? तो देखो, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान संतुलन। ये भुगतान संतुलन क्या होता है? ये देश का खाता होता है, देश का खाता होता है, यानी देश से बाहर पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, उसी को इसमें मैनेज किया जाता है। और अब देश का खाता होगा तो ये मैनेज कैसे होता है? ये फॉरेक्स रिजर्व से मैनेज होता है, यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे बैलेंस होता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे प्लस और माइनस होता है, इस वजह से हम फॉरेक्स के अंदर पैसे डालते रहते हैं और निकालते रहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो इसके पार्ट होते हैं। करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल होता है, और कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, ये लोन है, उधार। मुख्य रूप से जो वर्तमान करंट वर्ष की देयताएं वगैरह हैं वो इसमें आती है। जैसे ट्रेड अकाउंट में इसमें सिर्फ वस्तुओं यानी विजिबल गुड्स का आयात और निर्यात शामिल होता है। इनविजिबल में सर्विस है, इनकम है और ट्रांसफर्स है, ये सब आते हैं।
तो जो व्यापार घाटा की बात की जा रही है मुख्य रूप से बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट सेगमेंट की विजिबल सेगमेंट, जिसको हम ट्रेड अकाउंट बोलते हैं, उसी की बात हो रही है। और ट्रेड अकाउंट में क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। यानी देखा जाए तो अक्टूबर में हमारा जो व्यापार घाटा है वो बढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ये ध्यान रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर हमारा जो विजिबल कंपोनेंट है ये नेगेटिव है, जबकि इनविजिबल पॉजिटिव हो जाए और कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव हो जाए, तो ओवरऑल हमारा बीओपी सरप्लस रहता है। सरप्लस रहता है, जो ज़्यादा पैसा रहता है उसको हम फॉरेक्स रिजर्व में डाल देते हैं। और हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि भारत का जो करंट अकाउंट है ये लगभग नेगेटिव ही रहता है। तो इसके लिए जो टर्म प्रयोग होता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी। और विजिबल के लिए जो टर्म होता है उसको बोलते हैं ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, टीएडी। और बात की जाए ट्विन डेफिसिट, कभी कभी कॉन्सेप्ट आता है ट्विन डेफिसिट क्या है, यानी दोहरा घाटा क्या है। तो एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि किससे जुड़ा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ है। और दूसरा आता है अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ है। और दूसरा हमारे आता है फिस्कल डेफिसिट जो किससे जुड़ा हुआ है, जो राजकोषीय नीति, जो बजटिंग से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को ट्विन डेफिसिट्स के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूट्यूब पे वीडियो आप देख ही रहे हैं, अच्छा लगता है तो आप साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।